आंगन में रंगोली सजाए, आओ मिलकर दिए जलाएं। जी हाँ, आप सभी को दिवाली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये बेहद खास पेशकश दिवाली की लेकर आई हूं, जिसे हम कह रहे हैं ये दिवाली एसआईपी वाली। जी हाँ, वही एसआईपी जो आप करते हैं म्यूचुअल फंड्स में और अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को पूरा भी करना चाहते हैं। और मेरे साथ आज जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान पंकज मठपाल, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स कैम्ब्रिज, जिनसे लगातार आप मुलाकात करते रहते हैं हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू कविता, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। बिल्कुल। और इस खास पेशकश में हम मिलाने वाले हैं आपको एक एसआईपी फैमिली से, क्योंकि पंकज जी ये दिवाली एसआईपी वाली बिल्कुल। चलिए मिलते हैं। ये दिवाली एसआईपी वाली। जी हाँ, और हम आ गए हैं एसआईपी फैमिली से मिलने के लिए, जिसके बारे में आपको बता रही थी। और यहाँ पर स्वागत करते हैं वीरेश राउत, प्रीति गुप्ता और रैनीत राउत का भी। और ये है वो एसआईपी फैमिली जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और पंकज जी आज इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए दर्शकों को बताएंगे कि ये दिवाली एसआईपी वाली कैसे हो सकती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश के लिए। और खास बात यहाँ पर ये है कि प्रीति जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है विरेश से, है ना? कुछ बताइए इनके इन्वेस्टमेंट ज्ञान को लेकर, ये क्या क्या आपको बातें बताती हैं? कंप्लीटली जितना भी 8 साल से जितना भी फाइनेंस का किया है उन्होंने ही किया है। अच्छा। जितने भी एसआईपीज या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का भी है तो वो सब उन्होंने ही किया हुआ है। अच्छा, प्रीति ने। अच्छा, तो मतलब आप कमाते हैं और वो बचाती है और इन्वेस्ट भी करती है। अच्छा, आप फ्रीलांसर भी हैं और आप भी मीडिया कंपनी में कार्यरत हैं। मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दोनों के दोनों मतलब ये अपना पैसा तो निवेश करती ही हैं, वीरेश का भी पैसा ये खुद निवेश करती हैं। बहुत अच्छी बात है। और देखो उन्होंने कहा कि शायद फ्रीलांस करती हैं तो टाइम भी मिलता होगा, तो डेफिनेटली उसका पूरा उपयोग करती हैं। बिल्कुल। तो प्रीति बताइए एसआईपी के बारे में आपने कब सुना, कैसे सुना और कैसे समझा? एक्चुअली मैम जस्ट आफ्टर आवर मैरिज तो जितने भी बिजनेस चैनल हैं उनमें मैंने थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट किया। तो कुछ शोज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होते होते देन आई स्टार्टेड डूइंग एसआईपी। तो एसआईपी क्या होती है? जैसा कि लगातार हम आपको समझाते आए हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। और एसआईपी के बारे में यही कहा जाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किश्तों में बाजार में निवेश कर सकते हैं। और फायदे की बात यह है कि अगर आप एक रेगुलर एसआईपी करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की एसआईपी होती है, लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो बाजार को नहीं समझते हैं, रेगुलर एसआईपी कीजिए और हर महीने कीजिए और महीनों की अलग अलग तारीखों पे कीजिए, ताकि बाजार के हर उतार चढ़ाव में आपका निवेश हो और इसका आपको फायदा हो। तो पिछले 8 सालों से हम लोग कर रहे हैं एसआईपी। तो एसआईपी की सबसे एक फायदेमंद बात आपको क्या लगती है? फ़ायदेमंद बात सबसे अच्छी तो ये है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है, सीरियसली डिसिप्लिन आ जाता है। क्योंकि हम यूजुअली लोग सोचते हैं कि अच्छा इस महीने नहीं, अगले महीने कुछ पैसे बचेंगे या कुछ तब इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे। और लेकिन जब से एसआईपी स्टार्ट किया तो आई नो कि एवरी मंथ इतना अमाउंट जाने ही वाला है। उसके अलावा जो अपना है देन उसमें जो करना है वो करेंगे। बिल्कुल। और पंकज जी केवल प्रीति और वीरेश ही नहीं है, यहाँ पे 16,000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा जो है एसआईपी के जरिए हम देख रहे हैं कि निवेश हो रहा है। और डिसिप्लिन के अलावा और भी कई सारे फायदे हैं एसआईपी के। बिल्कुल। देखिए जो आपने कहा, पहली बात तो है कि मंथ आफ्टर मंथ ये जो एसआईपी बुक है बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है म्यूचुअल फंड्स में। और जहाँ तक बात है कि फ़ायदों की, तो एक तो जैसा प्रीति जी ने बताया अभी, ये तो बिल्कुल है ही डिसिप्लिन, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। दूसरी बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म में आप अगर निवेश करते रहें तो पावर कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। और जैसा उन्होंने भी कहा कि आप अगर एसआईपी ना करें तो ये सोचेंगे कि जब पैसे बचेंगे तो कर लेंगे, या फिर किसी वक्त कुछ दूसरे काम भी आ सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक बार कमिटमेंट ले ली तो इसका मतलब हर महीने आपके, या जो भी आपने डिसाइड किया हो, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, जो भी आपने डिसाइड किया हो,
और अक्सर हम देखते हैं कि लोग वीकली और मंथली एसआईपी करते हैं, तो अपने अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे और आपका जो अमाउंट है बढ़ता रहेगा, वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। हाँ हाँ, तो चलिए मेरे ख्याल से अब वीरेश और प्रीति की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि ये कितनी एसआईपी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ एसआईपी कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ सही जा रहे हैं। संभालती तो हैं ये, लेकिन क्या आप ट्रैक रखते हैं? हाँ, मैं पूरा ट्रैक रखता हूँ, अच्छा। बट कोशिश करता हूँ कि कंप्लीटली जितना हो सके प्रीति करे तो वो अच्छा है। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ कहाँ इन्होंने निवेश किया हुआ है। प्रीति, आप चेक करो सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है या नहीं। शायद 4 मेरे एसआईपी चल रहे हैं, 2 कितने की चल रही हैं? 5-5 हज़ार की चल रही हैं। 5-5 हजार की आपकी 4 एसआईपी 4 एसआईपी चल रही ठीक हैं। है, किन किन फंड्स में? वो प्रीति को ज़्यादा अच्छा ठीक है, तो आपकी 20,000 की एसआईपी है। यस, है ना? 20,000। ठीक है, और आपकी प्रीति? मेरी 2 SIPs हैं 5,000 की, तो ठीक है। या टोटल 10,000। ठीक है। इन ऑल 30,000 30,000 ना? या और कौन कौन से फंड्स में आप डाल रहे हैं? यस, सो 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी, आप सुनिए। यस, 5,000 एक्सेस स्मॉल कैप, ठीक है। 5,000 मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, 5,000 ICICI US ब्लू चिप, 5,000 ICICI ब्लू चिप, अच्छा, and 5,000 ICICI equity and debt. Yeah. वो जमाने याद है इनको फंड्स के नाम। मुबारक हो, मतलब बहुत Thank you. इम्प्रेस्ड हूँ मैं। हाँ, Thank और you so much, आपने ma'am. खुद ये फंड्स अपने चुने हैं? यस, खुद चुने हैं, बट आप लोगों के शोज देखते देखते, पंकज सर को देखते देखते कुछ उसमें चेंजेस किए, कुछ स्टॉप हुए। लाइक पहले मिराई में थोड़े ज़्यादा थे, बट रिसेंटली अभी जो 2,500 इंक्रीज किया था उसको स्टॉप कर दिया, क्योंकि आई फील कि उधर ज़्यादा जा रहा था। अच्छा, सो ऐसे क्यों लगा कि उधर ज्यादा जा रहा था? बिकॉज ICICI ब्लू चिप लार्ज कैप फंड और मिराई उसमें भी लार्ज एंड मिड कैप, और पराग पारिक में भी जब से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उसमें स्टॉप हुआ तो वो पूरा एक डायरेक्शन में जा रहा था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इन सम अदर फंड, तो वो जो अमाउंट स्टॉप किया है उसको किसी और फंड में, जो एक्स्ट्रा थी SIP उसको किसी और फंड में स्टार्ट करेंगे। तो आप बकायदा डाइवर्सिफिकेशन का भी खुद ही ख्याल रखती हैं? यस यस। आप फाइनेंशियल प्लानर तो नहीं है? नो नो मैम, आप लोगों को देख के जितना सीखा है, और मैं पिछले 8 साल से आप लोगों के शोज देख रही हूँ, पंकज सर को देख रहे हूँ, मतलब जब से शादी हुई उसके नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू, बताइए कंसिस्टेंटली। क्या कहेंगे आप, इम्प्रेस्ड हैं? डेफिनेटली अगर हम लोगों को देखकर अपने सीख गई हैं कि प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आप मेंटेन कर रही हैं पोर्टफोलियो में, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you और so मुझे much, sir. पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं हाँ। वो जरूर पूरे होंगे। चलिए, गोल्स पर मैं आती हूँ। वीरेश, गोल्स तो आप बता सकते हैं ना? यस। अभी मैं फंड्स का भी टेस्ट लूंगी आपसे। फर्स्ट गोल है कि हमारा रिटायरमेंट का कितना मनी हो सकता है कि हम लोग आपको वो कॉर्पस एक है। इकट्ठा करना है, यस। ठीक है। और सेकंड है कि चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, और थर्ड चाइल्ड के मैरिज के लिए। अच्छा, यानी क्या पढ़ना है आपको? व्हाट्स योर एम्बिशन? My ambition is robotic engineering. रोबोटिक इंजीनियरिंग। चलिए, तो Making robots and all. बिल्कुल, बहुत उम्दा। और मेरे ख्याल से इसके लिए आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग भी शुरू कर ली है। Yes. कितने कितने साल के टारगेट्स आपने रखे हैं? एजुकेशन कितने साल में? 15 साल में? एजुकेशन 15 इयर्स के पास का है, और मैरिज 20-25 के आसपास के है, और जो रिटायरमेंट के लिए वो भी ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास का है। ठीक है, तो फिलहाल पंकज जी देखिए 30,000 की इनकी एसआईपी चल रही है हर महीना। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने लक्ष्य फिलहाल जो इनके सामने हैं, जो बड़े बड़े लक्ष्य हर किसी के होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, शादी और खुद का रिटायरमेंट, वो इन्होंने आंक लिया है। मुझे ये बताइए कि एसआईपी किस तरह का जादू है कि अभी तो 30,000 का ये कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो कैसे इनके कॉर्पस तक ही अचीव हो पाएंगे? क्या फायदा है यहाँ पर? बिल्कुल कविता, पहली बात यह है कि क्योंकि 8 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हाँ। तो इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑलरेडी इकट्ठा हो गया होगा। हाँ। हो सकता है कि कुछ आपने निकाल कर दूसरे जरूरतों के लिए इस्तेमाल भी किया हो, लेकिन एक कुछ लमसम अमाउंट ऑलरेडी इकट्ठा हुआ होगा। तो आप बताएंगे कितना पैसा ऑलरेडी आपके पास इकट्ठा हो चुका है इस वक्त पर? जी सर, बिगनिंग से अभी तक ऑलमोस्ट 20 लाख, जिसमें से कुछ बीच में रिडीम किया, और उसमें मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लास्ट ईयर हमने घर खरीदा, उसके लिए एक सेपरेट एसआईपी रखी थी, जो मैंने शुरू में बताना शायद भूल गए। अच्छा, तो उससे हमारा डाउन पेमेंट का पूरा वो सेटल कितने हुआ था। अमाउंट की थी?
वो आई थिंक 15,000 की चल रही थी। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप फंड का नाम है, Yes. मोतीलाल ओसवाल एजेंसी का नाम है। चलिए, इनकी भी एजुकेशन आज हो रही है। Yes, बहुत ही रेयर केस है ना ये, पंकज जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्हें सब कुछ मालूम है और बाय हार्ट सब स्कीम्स के नाम याद हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली एक और अच्छी बात है। एक Thank लक्ष्य you भी so उन्होंने much, अपना sir. पूरा कर लिया, घर की हाँ। डाउन पेमेंट का, है ना? जी। कितनी डाउन पेमेंट थी, कितना कॉर्पस इकट्ठा किया, कुछ बताएं इसके बारे में। 15,000 हमारी पर मंथ जाती थी उसमें, तो ऑलमोस्ट 15 लाख आई थिंक या। और कितने साल आपने उसमें डाले पैसे? वो शायद और पहले से डाल रहे थे, क्योंकि वो सेपरेट वी हैव प्लान फॉर दिस ओनली कि हाँ उसको रखना है सेपरेटली। जब भी घर लेंगे तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए, और थोड़ा उसमें और ऐड किया अपनी तरफ से, जो उधर से कॉर्पस बना, और थोड़ा और ऐड बट किया। नॉट बैड। देखिए, डाउन पेमेंट बिल्कुल, इन्होंने देखिए बहुत बधाई आपको कि आपने घर लिया। ये सबका सपना होता है। देखिए इंडिया में आप कुछ भी बात करें कि बहुत बार इस बात पे डिबेट होती है, रेंट वर्सेस बाइंग अ हाउस, लेकिन सबका सपना होता है कि अपना खुद का घर हो। और एसआईपी का आप देखिए फायदा कि आपने इस एज में मतलब एक यंग एज में एसआईपी के जरिए अमाउंट इकट्ठा करके घर ले लिया, अपने एक सपना पूरा किया। पूरा कर लिया। Thank you बिल्कुल, so much. बिल्कुल। नहीं, लेकिन यहाँ पर और भी सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। मुझे ये बताइए, अभी जो आपने गोल्स डिसाइड किए हैं, क्योंकि आप लगातार शो भी देखते आई हैं, आपने कहा आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है, तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा एंगल जो हम शो पे अक्सर सिखाते भी हैं, दर्शकों को समझाते भी हैं, तो वो आपने कितना समझा है और कैसे गोल्स में उसको डाला है? सो इन्फ्लेशन के लिए मैम एसआईपी जो चल रही हैं वो तो है ही हैं, प्लस रेनित की एजुकेशन के लिए तो यूलिप भी लिया है हमने। महंगाई डायन खाए जाए, जी हाँ, ये जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने बैठते हैं और अपने लक्ष्यों को तय करने के लिए बैठते हैं, उनका आकलन करते हैं, महंगाई के फैक्टर को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं आपके रोज़मर्रा के खर्चों की महंगाई की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, लेकिन जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन्फ्लेशन 12 से 14% की दर पर ये बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप रिटायरमेंट जैसा कोई लक्ष्य रख रहे हैं जो कि 25 साल 30 साल बाद है, तो उसके भी आपको जो है इन्फ्लेशन, महंगाई को आंककर एक लक्ष्य तय करना है। इसीलिए जब भी आप अपने लक्ष्यों को आंकने बैठे, मेडिकल इन्फ्लेशन जो कि बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है उसको जरूर ध्यान में रखें, एजुकेशन इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, घर के बजट को भी अगर आप प्लान करना चाहें, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुकून से बिताना चाहते हैं, तो इस इन्फ्लेशन को भी आपको ध्यान में रखना होगा और उसके मुताबिक अपनी निवेश की रणनीति आप अपनाएं। क्यों यूलिप लेने के बारे में सोचा? हाँ, यूलिप लेने के बारे में एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया था जब रेनित हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम ये लगा कि उसमें एक इंश्योरेंस पार्ट भी कवर हो रहा है और इक्विटी भी जा रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि हम आपको कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि आपको अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना चाहिए। अब यूलिप में आप निवेश भी करते हैं, आप इंश्योरेंस भी लेते हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इन दोनों को अलग अलग रखें। प्योर टर्म प्लान, या अगर हम इसको एक लाइफ इंश्योरेंस के रूप में देखना चाहें, तो ये आपके लिए सही निर्णय होगा। अगर आपने यूनिट पे निवेश किया भी हुआ है, उसके बावजूद भी आपके पास एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब भी आप शुरुआत करें, सबसे पहले अपने लिए सही इंश्योरेंस खरीदें, जो कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस के रूप में ले सकते हैं। उसके लिए आप टर्म प्लान ले लीजिए और साथ ही अपने और अपने परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस से ज़रूर कवर करें। कि हाँ, आप लोग सजेस्ट करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो अब है? अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं। हाँ, बट मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है। यूलिप है, पीपीएफ, इनफैक्ट जो मैं आपको बता रही थी डाउन पेमेंट, वीरेश की बहुत पहले से पीपीएफ चल रहा था, तो वो मैच्योर हुआ, कुछ अमाउंट हमने वो किया और फिर एक नया पीपीएफ भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जैसे ही वो एंड हुआ 15 इयर्स, तो हमने एक नया पीपीएफ भी स्टार्ट कर दिया। यूलिप में इंश्योरेंस पर्याप्त मिल रहा है इनको? अब वो मालूम नहीं कि कितना कितना कवर है? कितना है उसमें, आपको अगर आइडिया बताइए। उसमें आई थिंक 50 lakhs का है। देखिए, ये तो मानेंगे कि 50 लाख का जो कवर है वो सफिशिएंट नहीं माना जा सकता। जी जी। जिस हिसाब से आपने कहा कि बच्चे की एजुकेशन का गोल है और उसने कहा कि उन्हें रोबोटिक इंजीनियरिंग करनी है, जी। तो आप देख सकती हैं कि यूजुअली 17-18 ईयर्स का जब चाइल्ड होता है, उस वक्त वो 12th पास करता है और इंजीनियरिंग में एंटर करता है।
तो यदि हम 9 ईयर्स की बात करें, वो 9 ईयर्स का भी है और 9 ईयर्स के बाद में, तो आज प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अराउंड 30-35 लाख की फीस है, अगर आप रोबोटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो या किसी भी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो अच्छे इंस्टीट्यूट से। और हम एजुकेशन में हाँ। करीब 10% का इन्फ्लेशन भी लेकर चलते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोल तो एक चीज़ है, बट हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ठीक है, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम पैसे इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से गोल अचीव करेंगे। बट गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो कमाने वाले व्यक्ति है वो नहीं रहे, इनकम ना हो, तो उस केस में क्या होगा? तो इंश्योरेंस काम आएगा। तो इसके लिए इंश्योरेंस कवर उतना होना चाहिए कि जो भी प्लान किया हुआ है वो ना रुके। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको यूलिप के साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, कई बार इन्वेस्टर्स के मन में ये बात ज़रूर आती है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरा तो पैसा वेस्ट चला जाएगा, और इसके लिए अक्सर ये इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस ये पिक्चर में आता है। बिल्कुल। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं, जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं जिसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं, वो जाता ही है। तो यदि आप प्योर एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप सिर्फ जो मोर्टेलिटी है प्लस जो एक्सपेंसेस हैं वो जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस, वो ट्रेडिशनल प्लान हो या यूलिप हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा जो ये सब निकलने के बाद होगा। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस का जो चार्ज है, मोर्टेलिटी है, वो तो जाना ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर बड़ा कवर चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो अभी आपका होम लोन भी चल रहा है ना? यस यस। तो ये कितना जाता है? होम लोन 53,000। 53 की आपकी ईएमआई है। Yeah. और उसके एवज में आप कर रहे हैं 30,000 की एसआईपी। बताइए। मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका लोन है तो इसमें फिर टर्म इंश्योरेंस और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि फ्यूचर गोल को कवर करने के लिए। लेकिन यदि आपका एक होम लोन है तो उस केस में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उतना, जितना भी आपके आउटस्टैंडिंग है लोन की, उतना कवर जरूर लें। अब आते हैं गोल पर। आपने कहा कि जो 30,000 की एसआईपी है, उसके जरिए गोल अचीव करने हैं। तो हम बात करेंगे पहले कि एक तो आपने गोल बताया, हाँ। और देखिए 30,000 रुपीज़ यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम एक 12% का CAGR एज्यूम करके चलें, तो अगर आप 12 ईयर्स के बाद की भी बात करें तो लगभग 1,60,70 लाख के आसपास इकट्ठा होना चाहिए। एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऑन द स्पॉट। और अभी बात यह है कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक आइडिया दिया कि 30-35 लाख आज की डेट में लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने बेटे का एडमिशन करवाया है अच्छा, इंजीनियरिंग में। तो अच्छा, इसलिए मुझे एक आइडिया है। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। तो क्योंकि हम देखते हैं कि एजुकेशन में इन्फ्लेशन 10% के रेट से बढ़ता है, भले ही हम जनरल इन्फ्लेशन की बात करें, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें 6% 7%, तो उस हिसाब से जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त पर ये 1 करोड़ रुपीज़ या उससे भी ज़्यादा शायद आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन ठीक है, जैसा अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो चाइल्ड एजुकेशन की बात है वो गोल तो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी एसआईपी से। उसके बाद लेकिन बाकी जो दूसरे गोल्स हैं उसके लिए किस तरह से प्लानिंग है, उस पर हमें बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर बात करते हैं। और साथ ही रिटायरमेंट की भी बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ आकलन यहाँ पर आप करना चाहेंगे जो अभी उनके मौजूदा खर्चे हैं और किस तरह से वो रिटायरमेंट के टारगेट को फिक्स करना चाहते हैं। प्रीति, आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर आप क्या सोचती हैं, किस तरह से कैलकुलेट करना चाहेंगे? जो अभी खर्चे हैं उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके आफ्टर 15 इयर्स हाँ, कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन रिटायरमेंट के लिए 15 साल 25 years। 25 years। 20 तो ओके। सो ऑन एन एवरेज अभी आपका हर महीने का खर्चा कितना है? 25। Yes, ठीक है, not इसमें more हम than that। ईएमआई को बाहर रखते हैं बिल्कुल। 50,000 की जो है। हाँ, EMI से रिटायरमेंट तक ईएमआई भी नहीं रहेगी, बच्चे की जो एजुकेशन है वो भी पूरी हो चुकी होगी, हाँ। क्योंकि आज की डेट में उसका लेकिन भी ये खर्चा खर्च हो रहा बढ़ेगा है। ना, अभी तो बिल्कुल। 25,000 बोल रही हैं हर महीने का, अब तो बढ़ेगा। ये खर्च रनी तो बढ़ने ही वाला है, बड़ा हो क्योंकि रहा है। 25,000 मुझे लगता है वैसे भी उन्होंने जो कैलकुलेशन की है हाँ। कहीं कुछ मिसिंग है। हाँ। क्योंकि है ना? आपकी ईएमआई एक पार्ट है, लेकिन मेंटेनेंस भी होता है घर का, वो भी एक पार्ट होता है। उसके अलावा बढ़ते बच्चे की रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, तो इसके लिए आपके खर्चे बढ़ेंगे। दूसरी बात इन्फ्लेशन। देखिए खर्चे दो तरह से बढ़ते हैं, एक तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, और क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो यदि वो चीज़ें ना भी होती
तो भी आपका एक्सपेंस बढ़ जाता। तो एक बात तो तय है कि भविष्य में खर्चे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात मैं एक और बात बताऊंगा, आपने भी कहा कि जो आपका खर्च आज है 20 साल के बाद आप इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए एक अमाउंट तय कर रही हैं कि इतना खर्च होगा। लेकिन ज़िंदगी भगवान करे कि आप दोनों 100 साल जिए, तो ऐसे में यदि आप बात करें कि 20 साल के बाद वो 60 साल के हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 30-40 साल और हमें उस पैसे पर सर्वाइव करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो खर्च आपका 60 इयर्स की एज में होगा, 70 में उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा, 80 में कहीं ज़्यादा होगा, और ईयर आफ्टर ईयर आई मीन बढ़ता ही जाएगा। तो जो कॉर्पस होता है, जिसकी जो राशि होती है रिटायरमेंट के लिए, वो आपको एक बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि आज 25 है तो 60 में शायद 50 या 70 या 1 लाख लगेगा, लेकिन 70 ईयर की एज में कितना होगा, 80 ईयर्स की एज में कितना होगा, इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी सी आपको और कैलकुलेशन और बैक कैलकुलेशन के तौर पर करनी होगी। लेकिन होम लोन की ईएमआई और एसआईपी कंटिन्यू करना, मेरे ख्याल से ये भी दर्शकों के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीख है। बहुत लोग ये नहीं कर पाते, उन्हें समझ में नहीं आता कि एसआईपी अपनी जारी रखें या वो पैसों को भी ईएमआई में या होम लोन चुकाने में जो है डाल दें। कैसे ये डिसाइड करें? देखिए कविता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते ही हैं, लेकिन दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसा लगता है कि लोन जितनी जल्दी हो सके रीपे कर दिया जाए और आप डेट फ्री हो जाएं, लेकिन लिक्विडिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तो मेरा मानना है कि आप इन्वेस्ट करते रहें और लोन की ईएमआई जो है वो चलती रहे। दूसरी बात ये भी है कि शुरुआत में जब आप लोन लेते हैं उस वक्त पर ईएमआई आपको बड़ी लगती है, लेकिन क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होती जाती है तो ऑब्वियस है कि कुछ ईयर्स के बाद वो ईएमआई भी आपको छोटी लगने लगती है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास सच में कोई बड़ा पैसा एडिशनल आ जाए तब आप सोच सकते हैं कि आप लोन को रीपे कर दें। अदरवाइज दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती रहें तो ये बेहतर होगा। तो यहाँ पर जहाँ तक आपकी ईएमआई की बात है, कुछ बताइए। जब से ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई है आपकी ईएमआई बढ़ी, ड्यूरेशन बढ़ाई, आपने क्या किया? हाँ, अभी एक्चुअली जैसे जैसे ईयर बाय ईयर थोड़ा सा टॉपअप हम ऐड करते रहते हैं। तो उस हिसाब से। लेकिन ब्याज दर बढ़ी है आपकी कि आपने अपनी ड्यूरेशन बढ़ा दी? क्योंकि सभी ब्याज दरें एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया। वीरेश का फ्रीलांस था, थोड़ा मेरा फ्रीलांस था, तो एक अमाउंट आया था तो हमने उसको रीपे किया। लमसम आपने चुका दिया? यस, कुछ अमाउंट उसमें डाला। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये अच्छी अच्छा है, रणनीति। क्योंकि इससे क्या हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थोड़े से बड़े हैं, तो अदरवाइज अगर आपको चेंजेस नहीं करती तो आपका जो टर्म था वो बढ़ जाता, जो टेन्योर था लोन का वो बढ़ जाता। बट क्योंकि एक लमसम रिपेमेंट कर दिया है तो आपका जो टर्म है मुझे लगता है कि शायद वो और भी कम हो गया होगा। इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनको अब फंड्स पर सलाह देना चाहेंगे। कविता, फंड से पहले एक बात और ऐड करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी बात रह गई। बच्चे के एजुकेशन की बात तो की, रिटायरमेंट पे हमने ये भी बात की कि एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपने कुछ सोचा है कितना अमाउंट आप टारगेट लेके चल रही हैं? अराउंड 4 करोड़ 4 CR 20 साल के बाद। देखिए, अगर मैं 15 साल के बाद भी बात करूं तो करीब करीब जो 5 करोड़ रुपीस भी होते, या 4 करोड़ की आप बात कीजिए, वो आज के करीब 1.5 करोड़ के आसपास रह जाएंगे। और 20 साल की बात कर रहे हैं तो आपके 5 करोड़ करीब 1 करोड़ के आसपास रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि टारगेट आपको अगर 20 साल की आप बात करें थोड़ा और बढ़ाना होगा, पहली बात, क्योंकि जैसे हमने सब डिस्कस किया कि आपको बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सोचते वक्त ऐसा लगता है कि आज अगर 2 करोड़ होते तो भी शायद काफ़ी हो जाते, मैनेज कर सकते थे रिटायरमेंट उसमें, बट हम बात 20 साल के बाद की कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो टारगेट है वो 5 करोड़ भी नहीं, मेरे हिसाब से आप 8 करोड़ 10 करोड़ का टारगेट रखिए, और ये संभव है। अब बात करते हैं कैसे पॉसिबल होगा। आप 30,000 पर मंथ की SIP कर रही हैं, ये बात तो तय है कि समय के साथ इनकम बढ़ती ही है, तो बस आप स्टेप अप कीजिए। इनकम के साथ साथ SIP का अमाउंट भी आपको बढ़ाना है, और आप बढ़ाते रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि आपने कुछ फ्रीलांस किया, कुछ इनकम आई, लोन रीपे किया, ऐसे ही टॉपअप कीजिए। SIP करनी है, स्टेप अप करना है, उसे आप डिसाइड कर लीजिए। 10% से 5% से कुछ भी पॉसिबल हो। और हमने देखा है कि हर कुछ ईयर्स में प्रमोशन होते हैं। देखिए, 7% 10% का इंक्रीमेंट तो एनुअल बेसिस पर एक एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन जब जब प्रमोशन होते हैं या कई बार जॉब स्विच किया जाता है
तो उस वक्त पर सैलरी एक अच्छे रेट से बढ़ती है। उस वक्त पर आप और ज़्यादा उसको बढ़ाएं। ये सब करेंगे तो आपका 8 करोड़ 10 करोड़ जो भी टारगेट है वो अचीव हो सकता है। लेकिन सिर्फ यदि आप इसको 30,000 को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। बोनस से मुझे याद आया, दिवाली बोनस आपको मिला? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी लेकिन मिलने जब का। अमूमन मिलता है तो क्या करते हैं और क्या प्लानिंग है? बिकॉज उसको भी सही जगह डालना होगा। कोई खर्चे वर्चे प्लान किए हैं दिवाली के लिए? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं या तो स्टॉक्स में डालें या तो लमसम हम लोग एसआईपी में डाल। काफी फाइनेंशियली लिटरेट फैमिली है ये मेरे कविता, ख्याल ये से। इस बात से पता चलता है, उन्होंने कहा कि 25,000 हाउस होल्ड एक्सपेंस है। हाँ। इसका मतलब एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है। नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि डिसिप्लिन फैमिली है, वो समझते हैं पैसे की इंपॉर्टेंस को। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली जानकर कि अवेयरनेस है। हाँ। कविता, आपका जो सवाल था वो, क्योंकि मैंने सवाल चेंज कर दिया और उसका उत्तर देना बाकी रह गया, फंड के बारे में, फंड के तो बारे बात में। करें उस हाँ, बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। मुझे स्टॉक्स के बारे में तो नहीं पता आपने कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं, बट यदि बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो आपने एक फंड हाइब्रिड फंड है आपके पास में, इक्विटी एंड डेट फंड। तो उसके जरिए आपका निवेश जो है वो डेट में भी हो रहा है और इक्विटी में तो आपके पास दूसरे स्कीम्स भी हैं ही। आपके पास लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और सभी फंड्स अच्छे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोजर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आपका हो रहा है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, उसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ और बहुत ही बेहतरीन फंड है। S&P 500 इंडेक्स है बेसिकली, तो आपको यूएस का एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया हुआ है और इन्हीं फंड्स में जब भी आपको पैसे बढ़ाने हो या टॉपअप करना हो तो मैं कहूँगा कि आपको फंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत लंबी बात हम कर रहे हैं। हाँ। तो टाइम टाइम पर रिव्यू करना जरूरी है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने पड़े, बट एज ऑफ नाउ यदि हम देखें सारे फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं फंड्स में आप टॉपअप करें। थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में आपको कोशिश करनी है कि अपनी एसआईपी बढ़ाएं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कैसे जरूरत होगा? पड़ेगी। बच्चे के एजुकेशन के लिए बिल्कुल आपके पास में मेरे हिसाब से अच्छा सही प्लान पंकज जी, है। उससे पहले स्टॉक का इन्होंने जिक्र किया ना, कितना पोर्टफोलियो है स्टॉक का? अराउंड 6 लाख के आसपास का। बहुत अच्छी बात है, तो उससे भी हेल्प मिलेगी और उससे भी साथ में help देखिए मिलेगी। पीपीएफ भी है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब इतने पूरे इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं, क्या कोई स्ट्रैटेजी लोन को जल्दी पूरा करने के लिए इनको अपनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बट अगेन यहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो रिटायरमेंट के लिए इन्हें और ज़रूरत है हाँ। ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की। हाँ। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जिस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12% का CAGR एज्यूम करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल Fair है। जस्टिफाइड है। तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है आपका? 9% के आसपास होगा। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड्स में अर्न कर लेंगे। और जिस तरह से आपको समझ है म्यूचुअल फंड्स की और मार्केट की, तो मुझे लगता है आपको लोन को जल्दी रीपे करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजीज तो ऐसी होती हैं कि आप साल में मान लीजिए 12 EMIs हैं, एक EMI सेम अमाउंट की आप एक्स्ट्रा पे कर देंगे तो जल्दी रीपे हो जाएगा। या आप ये भी करें, अगर आपको जल्दी पे करना है तो जो EMI चल रही है आपकी, उसके आप 10% की एक SIP और स्टार्ट कर दें। उस SIP को रखें सिर्फ लोन रीपे करने के लिए, तो होगा ये कि उसका जो अमाउंट इकट्ठा होगा उससे आपका इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, या बीच में जो भी अमाउंट इकट्ठा होता है आप रीपे कर दें, वो आपके काम आ जाएगा। तो अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं कि जब भी पैसा आता है, और आपने भी कहा कि हम लोन में रीपे कर देते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा इक्विटी मार्केट पे काफ़ी भरोसा रखता हूँ, और इन्वेस्टमेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही से हो, डिसिप्लिन तरीके से, तो आपके गोल अचीव करने में मदद करेगा। तो एक तरफ आप 9% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और अदर साइड में आप 12% या उससे ज़्यादा अर्न करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो आई थिंक साइड बाय साइड चलने दीजिए। जब जब लमसम में पैसा आए तब आप जरूर थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ और थोड़ा अपने लोन की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट इस चर्चा के अंत में हम आ गए हैं, तो प्रीति बताएं कि ये दिवाली SIP वाली क्यों होनी चाहिए? जी बिल्कुल कविता, मेरे हिसाब से ये दिवाली SIP वाली सभी के लिए होनी चाहिए। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो इस दिवाली से स्टार्ट करें, क्योंकि आज का नहीं फ्यूचर का सोचें, और फ्यूचर में महंगाई बढ़ने ही वाली है, तो आज से उसके लिए रेडी रहें। चलिए,
आप क्या कहेंगे वीरेश? मैं भी सेम यही कहूँगा कि करना बहुत ज़रूरी है एसआईपी। फ्यूचर ही नहीं, प्रेजेंट भी बहुत सिक्योर रहता है। बिल्कुल, ये तो आपको प्रीति ने सिखाया ना। ये दिवाली एसआईपी वाली हमने बहुत सारे फायदे यहाँ पर जो है बात की है इसके बारे में। एसआईपी मेरे ख्याल से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए आप निश्चिंत होकर रात की नींद जो है वो ले सकते हैं। लेकिन कहाँ निवेश करें? जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अपनी एसआईपी की जिनको शुरुआत करनी हो ये शो को देखकर, बिल्कुल। क्या फंड्स, किस तरह के फंड्स? कविता, कई बार ना एक थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है बेसिकली जो आपको एक अवसर प्रदान करता है कि किस तरह के एसेट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो आपके जो गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग गोल्स हैं और उसके हिसाब से आप एसआईपी कीजिए। तो जब लॉन्ग टर्म की बात होती है तो डेफिनेटली, क्योंकि इक्विटी ऐसा एक असेट है जिसमें वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में एसआईपी कीजिए। और उसमें अगर हम प्रीति जी के पोर्टफोलियो से सीख लें तो वेल डाइवर्सिफाइड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर भी साथ में रहे तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है, प्रीति जी ने तो घर ले लिया, लेकिन कुछ इन्वेस्टर अभी भी सोच रहे होंगे या व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि 3 साल 4 साल के बाद में घर लेना है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना है, तो क्या इतने शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप हाइब्रिड फंड में एसआईपी कीजिए, आप डेट फंड्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी आपको ये चॉइस देता है कि आप जिस तरह के फंड्स में चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके हर तरह के गोल्स के लिए आपके पास फंड्स हैं और सबसे बड़ी बात है जेब पे भारी नहीं पड़ता। देखिए, आप कभी भी डिसाइड कर लीजिए कि 2000 रुपये, 1000 रुपये, आप 100 रुपये, 500 रुपये की भी एसआईपी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, शुरुआत कर दीजिए इस दिवाली से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, शुभारंभ करना बहुत ज़रूरी है और इस शो का भी यही मकसद रहा है। हम आपको एसआईपी फैमिली से तो मिला रहे हैं, लेकिन साथ ही निवेश की शुरुआत करने के महत्व को भी समझाने की कोशिश है इस शो के जरिए। पंकज जी, धन्यवाद आपका। प्रीति, वीरेश, थैंक यू सो मच। इतने खास मौके पर हमारे इस खास शो में आपने शिरकत की और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये पेशकश अच्छी लगी हो और जाते जाते आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।